नमस्कार बच्चों, सुप्रभात। मैं प्राची बहुगुणा ज्ञानदीप कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 6 के विषय गणित में आपका हार्दिक अभिनंदन कर रही हूँ। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग अपनी शिक्षण प्रक्रिया शुरू करते हैं उससे पहले हम एक माइंडफुलनेस एक्टिविटी करते हैं। तो उसी क्रम में आज पुनः सारे बच्चे टीवी के सामने बैठ गए हैं और अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ समय के लिए अपना ध्यान अपने परिवेश में उत्पन्न होने वाली ध्वनियों पर केंद्रित करेंगे, जिससे कि आप अपनी आगे की कक्षा के लिए मानसिक रूप से तैयार हों। तो कुछ समय के लिए सारे बच्चे आंखें बंद कर परिवेश की ध्वनियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें। बच्चों, हम लोग अपना अध्याय 2 पूर्ण संख्याएं कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3 शुरू करने जा रही हूं, जिसका नाम है अपनी संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, हमने इससे पहले पूर्ण संख्याओं में एक एक्टिविटी की थी जिसमें हमने कुछ संख्याएं ली थी और उन संख्याओं को भिन्न भिन्न आयतों के रूप में निरूपित किया था। आप थोड़ा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। मैंने उसमें 12 दिखाया था। 12 को मैंने 6 गुणा 2 और 4 गुणा 3 दो तरह के आयतों में प्रदर्शित किया था। उसको डॉट बनाकर उसको मैंने आयत में आपके सामने दिखाया था। हम वहीं से शुरू करते हैं और हम ये मैंने सामने जो एक्टिविटी दिखाई है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम जो 20 एक संख्या है उसको हम दो भिन्न प्रकार के आयतों में लिखने की कोशिश करेंगे। तो देखो बच्चों, आप यहां पर देखिए, ये है 20। 20 को मैंने दो तरह से लिखा है, 4 गुणा 5 और 10 गुणा 2। अब देखो बच्चों, 4 गुणा 5 है ना, तो ये 1 2 3 4 और एक, ये देखो बच्चों 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो ये रो तो है इसकी 5 बिंदुओं की, ये रो है इसकी 4 बिंदुओं की। ठीक है, ये भी 20 है। आप इनके पॉइंट्स गिन भी लीजिएगा, 20 ही होंगे। और यहां पर मैंने 10 गुणा 2 किया, यानी कि ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रो कितनी है, 2 है। तो 10 और 10 मतलब 10 और ये जो साइड है ये 2 है ना, तो 10 गुणा 2 20 कर दीजिए, या आप इन पॉइंट्स को गिन लीजिए, ये भी आपके क्या होंगे, 20 होंगे। कहने का मतलब ये है कि हमने 20 को दो अलग अलग प्रकार के आयतों में निरूपित किया था। ठीक है, अब हम वहीं से अपनी बात शुरू करते हैं अपने आज के अध्याय की। देखो बच्चों, अगर मैं 20 की बात करूं तो 20 के हमारे पास दो अलग अलग समूहों में संख्याएं आई हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करूं 4 गुणा 5 20, 4 गुणा 5 बराबर 20, तो बच्चों आपको पता है 20 4 से भी डिवाइड होगा, पूरी तरह से डिवाइड होगा ना, कोई शेष नहीं बचता। 4 पंजे 20। ठीक है, और अगर मैं इसको 5 से डिवाइड करना चाहूं 20 को, तो 5 से भी 20 पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, कोई भी शेषफल नहीं बचेगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि संख्या 20 संख्या 4 से और संख्या 5 से दोनों से ही पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, दोनों से ही पूरी तरह विभाजित है। तो मैं इसको ऐसा लिखती हूं बच्चों, आप ध्यान से देखेंगे मैं क्या लिख रही हूं। ठीक है, ठीक है, तो देखो संख्या 20, ओके, संख्या 4 व संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित है। पूरी तरह का मतलब होता है किसी भी प्रकार का कोई रिमाइंडर, कोई अवशेष नहीं बचा, पूरी तरह विभाजित है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि जो 4 और 5 हैं वो संख्या 20 के विभाजक हैं। जो 4 और 5 हैं वो संख्या 20 के क्या है, विभाजक है। इसको मैं इस तरह से लिख देती हूं, संख्या 4 व 5 संख्या, बच्चों ये संख्या ही है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना, संख्या 20 के विभाजक है। संख्या 20 के क्या है, विभाजक
हैं, ठीक है। और जो विभाजक होते हैं वो ही क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। क्या कहलाते हैं? गुणनखंड। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या के विभाजक जो भी होंगे वो उस संख्या के गुणनखंड होंगे। क्लियर है? ये तो हमने आपको पहले 4 × 5 के हिसाब से बताया, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, 10 × 2 भी तो 20 होता है, यानी कि 20 10 से भी पूरी तरह विभाजित है और 2 से भी पूरी तरह विभाजित है, यानी कि 2 और 10 संख्या 20 के विभाजक हैं। 2 और 10 संख्या 20 के विभाजक हैं, इसलिए जो गुणनखंड होंगे 20 के वो 2 और 10 भी होंगे। इसका मतलब ये होता है बच्चों, गुणनखंड तो काफी सारे हो सकते हैं, इसकी कोई बात नहीं है कि गुणनखंड 2 ही होंगे, 3 ही होंगे। अब आप देखिए यहां पर आपको 20 के गुणनखंड 4 भी मिला, 5 भी मिला, 2 भी मिला, 10 भी मिला, ठीक है। तो इसलिए जो ये जिन नंबरों से वो संख्या पूरी तरह विभाजित होती है वो क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, जिससे वो संख्या पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि इसी प्रकार संख्या 20, संख्या 10 व संख्या 2 से भी पूरी तरह विभाजित है, इसलिए संख्या 2 व 10 संख्या 20 के विभाजक हैं और विभाजक ही क्या कहलाते हैं? गुणनखंड कहलाते हैं। विभाजक ही उस संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं, के गुणनखंड कहलाते हैं, कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो, ये तो मैंने आपको सिर्फ 20 का एग्जाम्पल दिया, आप बहुत सारी संख्याओं के गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग करते हैं, 20 के अलावा और भी संख्याओं के गुणनखंड निकाल सकते हैं हम। जैसे मैंने आपको संख्या दी 12, कौन सी संख्या दी? 12। तो देखो बच्चों, 12 किस किस के पहाड़े में आता है? 12 किस किस के पहाड़े में आता है, यानी कौन कौन सी संख्याओं से 12 पूरी तरह कट जाता है, जिससे कोई भी अवशेष नहीं बचता। तो सिंपल सी बात है, हर संख्या एक से तो जरूर कटती है, यानी कि एक तो इसमें बच्चों जरूर आएगा। कोई भी संख्या हो वो एक से हमेशा विभाजित होती है, ठीक है। तो 12 का गुणनखंड 1 जरूर होगा और हर संख्या का गुणनखंड 1 होता है। उसके बाद 12 किसके पहाड़े में आएगी? 2 के पहाड़े में आएगी, है ना। 2 6 जा 12, ठीक है। 3 के पहाड़े में भी 12 आता है, 4 के पहाड़े में भी आता है, 5 के टेबल में यानी कि 5 के पहाड़े में 12 नहीं आता तो उसको छोड़ देंगे, वो तो कटेगा ही नहीं 12 उससे, है ना। तो 6 के आता है, फिर 7 के नहीं आता, 8 के नहीं आता, 9 के नहीं आता, 10 के नहीं आता, 11 के नहीं आता, सीधे किसके आता है? 12 के। तो इसके बाद आएगा 12, ठीक है। तो इस तरह से आप बहुत सारे संख्याओं के गुणनखंड निकाल सकते हैं। और मुझे आप ये सोच के बताइए कि क्या 12 से बड़ी संख्या भी 12 के गुणनखंड हो सकती है? ठीक है, मैं 12 तक रुक गई हूं, तो मैं क्यों रुकी हूं? क्या 12 के बाद 13, 14, 15, 16 आगे कोई भी आने वाली संख्या 12 का गुणनखंड बन सकती है? इसको आप सोच के जरा थोड़ी देर के लिए विचार कीजिए कि ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और मैडम 12 के बाद क्यों रुक गई है। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें आप बहुत सारे गुणनखंड निकाल सकते हैं। अब हम अपनी सेकंड एक्टिविटी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, यहां पर मैंने एक इस तरह का एक पेपर की शीट है जिसमें कि मैंने कुछ संख्याएं लिखी हैं 1 से लेकर 50 तक। ठीक है, 1 से लेकर 50 तक सही क्रम में इन संख्याओं को लिखा है, और 7 के समूह के बाद रिपीटिशन, मतलब 7, 14, 21 इस तरह का इस क्रम में लिखी है। तो ये भी आपके कितने हैं? 7 है, तो एक ही 50 अलग से आया। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, इसमें से कोई भी संख्या आप चूज कर लीजिए और उस संख्या के गुणनखंड इन्हीं में से सेलेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं 18 लेती हूं। ठीक है, मैं ये वाली संख्या ले रही हूं 18, तो 18 के गुणनखंड, अब गुणनखंड पे बात आ गई, यानी कि ऐसी संख्याएं जिनसे 18 पूरी तरह कट जाए, जिनसे 18 पूरी तरह विभाजित हो जाए, वो आपको लिखने हैं, और ऑब्वियसली वो इन्हीं में होंगे।
ठीक है, वो इन्हीं में ही होंगे। इससे ऊपर 50 से आगे की संख्याओं में 18 के गुणनखंड होंगे ही नहीं। अब देखो 18 किस किस से कट सकता है, मैंने आपको बताया था 1। तो बच्चों ये आप बात हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी संख्या होगी 1 उसका गुणनखंड अवश्य होगा, क्योंकि 1 हर एक संख्या से पूरी तरह विभाजित, 1 से हर एक संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो 1 तो जाएगा ही जाएगा। 2 के पहाड़े में 18 आता है, आता है। 2 9 18, 3 6 18, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में भी नहीं आता, 6 के टेबल में आता है, 6 3 18। उसके बाद आता है 7 के टेबल में नहीं आता, 8 के टेबल में नहीं आता, 9 के टेबल में नहीं आता, नहीं सॉरी 9 के टेबल में आता है 9 2 18। क्लियर है, 9 2 18। उसके बाद और किसी के टेबल में नहीं आएगा, अब आएगा सिर्फ खुद के टेबल में, अब आएगा सिर्फ खुद के टेबल में। यानी कि इसके जो गुणनखंड है वो क्या बने, 1 2 3 6 9 18। और बच्चों जो इससे पहले मैंने आपको सोचने के लिए बोला था कि क्या उस संख्या से बड़ा कोई गुणनखंड हो सकता है उस संख्या का, तो नहीं हो सकता। कभी भी 18 का गुणनखंड 18 से बड़ा हो ही नहीं सकता। यानी कि जो भी गुणनखंड होंगे वो संख्या से ऊपर नहीं होगा। किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वो संख्या खुद होती है। यानी 18 से आगे आपको बढ़ना ही नहीं है, बस ये हो गया इसके गुणनखंड। ठीक है, ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। और संख्या जो भी होगी उसका गुणनखंड उससे ऊपर नहीं होगा, उससे बड़ा कभी नहीं होगा। क्लियर है, क्योंकि उससे बड़ा नंबर कभी उस संख्या को विभाजित नहीं कर सकता। अगर मैं कहूं कि 20 18 को विभाजित करे तो बच्चों दशमलव जो तुम आगे पढ़ोगे आप उसमें ही पॉसिबल है, लेकिन वो कोई पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम पूर्ण संख्याओं की बात करेंगे तो 20 से 18 विभाजित नहीं हो सकता। इसलिए कभी भी बड़ी संख्या किसी संख्या का गुणनखंड नहीं हो सकती। क्लियर है, अब इसके आधार पे हम कुछ और देख लेते हैं, उनके गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 36 का निकाल लेते हैं। ठीक है, 36 का, 36 आपका यहां पर लिखा है 36, इसका निकाल लेते हैं कौन कौन सा होगा। तो 1 तो होगा ही होगा, 1 के लिए कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आपको पहले नंबर पे 1 को ही स्थान देना है। ओके, अब 2। अब आप बोलोगे कि हमने तो टेबल 2 10 20 पढ़ा है, 2 10 20 में तो 36 तो आता नहीं है और आप बच्चे स्किप कर जाओगे 2 को। लेकिन टेबल का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपको 2 10 20 तक ही रुक जाना है। 2 11 22 भी होता है, 2 12 24 भी होता है, 2 13 26 भी होता है। टेबल कभी समाप्त नहीं होते। जैसे पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कभी समाप्त नहीं होती बच्चों, इस तरह से पहाड़े भी कभी समाप्त नहीं होते। वो तो आपको हम 10 तक सिखाते हैं, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पहाड़े आगे बढ़ते रहते हैं। अब आपको क्या करना है, अब आपको चेक करना है कि क्या 36 2 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे, एक हम डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 36 को 2 से भाग कर दो, 2 एकम 2, 3 में से 2 गए 1, 6 उतरा, 2 8 16। क्या कोई शेष बचा? नहीं बचा, शेष नहीं बचा। इसका मतलब डेफिनेटली जो 2 है वो 36 का विभाजक है, यानी 36 2 से विभाजित है। और अगर वो विभाजित है तो 2 36 का गुणनखंड है, क्योंकि गुणनखंड वही होगा जिससे वो संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। विभाजित मतलब सिंपल भाषा में पूरी तरह से कटेगी। क्लियर है, तो अब हम लिख देंगे इसमें। ठीक है, तो 36 का दूसरा गुणनखंड 2। ऐसे आप 3 से भी करके देखना बच्चों, 3 से कटता है कि नहीं कटता है, आपको पता चलेगा कटता है 36। 4 से भी जाता है, यानी कि 4 भी गुणनखंड है। उसके बाद 6 6 36 होता है ना। ओके, उसके बाद इनके टेबल में नहीं आता, फिर 9 के टेबल में आता है, 9 4 36। उसके बाद 36 आता है 12 के टेबल में, 12 3 36। फिर आता है 18 के टेबल में। ओके, और फिर इनमें किसी के टेबल में नहीं आएगा, फिर खुद अपने ही टेबल में आएगा 36। ठीक है, तो कुछ आपको एक पैटर्न सा दिख रहा है इसमें कि हम जब भी संख्या के गुणनखंड की बात कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं 1 से और खत्म कर रहे हैं उस संख्या पे।
यही तो पैटर्न है, संख्या चाहे कोई भी हो, शुरू हम कर रहे हैं 1 पर और समाप्त कर रहे हैं उस संख्या पर। जैसे 18 के गुणनखंड में हमने समाप्त किया 18 पे, 36 के गुणनखंड में हमने समाप्त किया 36 पे। हम उससे आगे बढ़े नहीं और ना ही बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि गुणनखंड कभी उस संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो इन पैटर्न्स को अपने दिमाग में समझते रहिए। जब हम बात करेंगे गुणनखंड के क्या क्या गुण होते हैं और आगे गुणजों की भी बात करेंगे, तब थोड़ा सा आपको इसमें समझाया जाएगा। क्लियर है? 18 के हो गया, 36 के हो गया, आप कोई और संख्या ले लीजिए। ठीक है, कुछ तो कॉमन भी हो जाते हैं, जैसे 2 इसका भी है, इसका भी है, 3 इसका भी है, इसका भी है, 6 इसका भी है, इसका भी है, 9 भी दोनों का है, तो काफी चीजें तो कॉमन भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अगर 2 इसका गुणनखंड है तो और किसी का नहीं होगा, ऐसा नहीं होता। एक संख्या कई संख्याओं की गुणनखंड हो सकती है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं, 48 ले लेते हैं या 49 ले लेते हैं। ठीक है, 49 1 में आएगा, उसके बाद जो 49 नंबर है वो और किसी में आएगा ही नहीं, वो सिर्फ आएगा 7 के टेबल में। ठीक है, सिर्फ किसके टेबल में आएगा? 7 के टेबल में, और उसके बाद अपने टेबल में। यही है इसका, बस 3 इसके गुणनखंड होंगे। 1 से शुरू करेंगे, इस पर समाप्त होगा, बीच में केवल एक बचा 7, जिसका जो कि 49 का गुणनखंड होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने कुछ संख्याओं के गुणनखंड आपको समझाने की कोशिश की है। क्लियर है? अब बच्चों हम अपने तीसरे वाले जो शीट है पेपर की उसकी तरफ चलते हैं, और उसमें हम एक संख्या 3 के हिसाब से देखेंगे कि हमने 3 के मल्टीपल के रूप में कैसे संख्याओं को अरेंज किया है। ठीक, देखो यहां पर एक सिंगल 3 है तो मैंने 3 लिखा, यहां पर 2 टाइम्स है, 3 + 3 6, 3 + 3 + 3 9, 3 + 3 + 3 + 3 12, और 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 टाइम्स 3 = 15। आप ऐड कर दीजिएगा, ऐड करके वही आएगा जो मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं, हम जब क्रमागत रूप से जोड़ते हैं तो उसका सरल प्रकार गुणा भी होती है। जब हम क्रमागत रूप से जोड़ते हुए चलते हैं तो उसका सरल प्रकार गुणा है। ठीक है, जैसे कि यहां पर देखिए, यहां पर 3 एक बार है। ठीक है, यहां पर 3 2 बार है, गुणा ही तो कर रही हूं मैं। यहां पर 3 जो है वो कितनी बार है? 4 बार है। यहां पर 3 कितनी बार है? यहां पर 3 बार, 2 बार कितना है? 6 है। ठीक है बच्चों, एक मैं स्किप कर गई थी, ये 3 3 9। क्लियर है? देखो ना, 3 एक बार 3, 3 2 बार 6, 3 3 बार 9, 3 4 बार, तो 4 से मल्टीप्लाई, और 3 5 बार। ये हमने लिख दिया 3 का टेबल, केवल 15 तक। 3 का पहाड़ा ही तो चल रहा है, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 3 3 = 9, 3 4 = 12, 3 5 = 15, 15 तक। ठीक है, अब आप ये समझिए कि जो 3 है, जो 6 है, जो 9 है, जो 12 है, जो 15 है, इन संख्याओं का गुणनखंड 3 है। ये जो संख्याएं हैं बच्चों, 3 6 9 12 15, इन संख्याओं का गुणनखंड 3 है, क्योंकि 3 का ही तो रिपीट होकर, 3 की ही पुनरावृत्ति होकर, 3 की ही गुणा होकर ये संख्या हमें प्राप्त हो रही हैं, जैसा कि हम अभी करते आ रहे हैं। इस चीज को मैं ऐसा लिखूं कि 3 6 9 12 और 15 का गुणनखंड 3 है, तो ये बात सही है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देती हूं यहां पर नीचे। ठीक है, मैं क्या लिख रही हूं? 3 6 9 12 व 15 का गुणनखंड क्या है? 3 है, क्योंकि इन सारी ही संख्याओं से ये सारी संख्याएं 3 से पूरी तरह विभाजित होंगी। 12 भी 3 से पूरा कटेगा, 15 भी 3 से पूरा कटेगा, 9 भी 3 से पूरा कटेगा, 6 भी 3 से पूरा कटेगा। तो यानी कि 3 इनका क्या है? गुणनखंड है। अब 3 इनका गुणनखंड है, तो ये 3 के क्या है?
जैसे आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो तो आपके पेरेंट्स के आप क्या, मतलब आप अपने पेरेंट्स के बच्चे हो तो आप अपने पेरेंट्स को क्या कहते हो, है ना। आपके लिए आपके पेरेंट्स आपके मम्मी पापा हैं, उनके लिए आप उनके बच्चे हो, तो आपको दोनों दृष्टि से देखना पड़ता है। अगर 3, 6, 9, 12, 15 का गुणनखंड 3 है तो 3, 6, 9, 12, 15 3 के क्या है, वो है 3 के गुणज यानी कि मल्टीपल। तो यहां से हमारा एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है जिसको हम बोलते हैं गुणज। गुणज मतलब उस संख्या के टेबल में, उस संख्या के टेबल में आने वाली सारी संख्याएं उस संख्या के गुणज कहलाती है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देती हूं, ये जो है, जो भी उस संख्या के पहाड़े में आ रहे हैं वो क्या है, उस संख्या के गुणज है। ठीक है, अब देखो मैं यहां पे लिख देती हूं बच्चों, 3, 6, 9, 12, 15 संख्या 3 के गुणज है। गुणज मतलब मल्टीपल, और गुणनखंड होते हैं फैक्टर। ठीक है, गुणज है यानी कि 3 का टेबल हम बोल रहे हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। यहां पर तो मैंने 15 तक दिखाए, लेकिन क्या 15 से आगे बढ़ सकते हैं कि नहीं बढ़ सकते हैं। 3 का टेबल अगर आप आगे बढ़ाना चाहो, 3 6 18, 3 7 21, ये बढ़ता रहेगा, ये कभी समाप्त नहीं होगा। यानी कि कहीं ना कहीं एक फर्क आपको दिख रहा है। गुणनखंड हमारे समाप्त हो गए थे, गुणनखंड हमारे, हमने देखा था ना कि गुणनखंड अपनी संख्या से बड़े कभी हो ही नहीं सकते थे। जैसे 18 का गुणनखंड था, 1 से शुरू हुआ, 18 पे समाप्त। 12 के गुणनखंड थे, 1 से शुरू हुए, 12 पे समाप्त। लेकिन यहां गुणनखंड अपने स्वयं से शुरू हो रहा है, यहां पर गुणज अपनी स्वयं से शुरू हो रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, कभी समाप्त नहीं होगा। 15 मैंने आपको सुविधा की दृष्टि से दिखाया, संख्या के गुणज कभी समाप्त नहीं होंगे। क्लियर है। 4 का देखते हैं, जैसे 4 का टेबल बोलो, ये सारे 4 के गुणज है। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28। कितना लिखोगे आप? 4 10 जा 40, 4 11 जा 44, 4 12 जा 48। आप कभी नहीं रुकोगे क्योंकि गुणज कभी समाप्त नहीं होते, गुणज हमेशा अपरिमित होते हैं, यानी कि चलते रहते हैं। ठीक है, अपरिमित मतलब जिनकी कोई सीमा नहीं होती, वो चलते रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको ये फर्क पता चला होगा कि जब हम गुणज की बात करते हैं तो हम मल्टीपल्स की बात करते हैं, उनका हम टेबल पढ़ते हैं, और जब हम गुणनखंड की बात करते हैं तो हम ऐसी संख्या ढूंढने की कोशिश करते हैं जिन संख्याओं से वो संख्या पूरी तरह से कट जाए। ठीक है, जैसे कि आप बहुत सारी संख्याओं के गुणज लिख सकते हैं, लेकिन आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा बच्चों, वो कुछ इस तरह से होगा कि संख्या 5 के 5 गुणज बताइए, संख्या 6 के पहले 6 गुणज बताइए। क्योंकि अगर कोई आपको बोलेगा संख्या 6 के गुणज बताइए, ये क्वेश्चन वेग है, यानी कि अस्पष्ट है। कभी भी किसी भी संख्या के कोई निश्चित गुणज नहीं होते, गुणज कभी समाप्त नहीं होते। तो प्रश्न हमेशा इस तरह से होगा, संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज बताइए, संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज बताइए। इस तरह से प्रश्न होगा। देखो मैं क्या कहना चाह रही हूं आपको, जब हम गुणज की बात करते हैं, ठीक है, गुणज को हम बोलते हैं मल्टीपल। ठीक है, किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं, किसी संख्या से पूरी तरह विभाजित होने वाली समस्त संख्याएं क्या होती हैं? गुणज कहलाती हैं। क्या उस संख्या की गुणज, उस संख्या की ना, उस संख्या की गुणज कहलाती, ठीक है, उस संख्या की गुणज कहलाती है। अब जैसे एक प्रश्न आपकी बुक में है कि आप बताइए 4 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, संख्या 4 के प्रथम 5 गुणज, गुणज। ठीक है, तो
तो 4 के पहले 5, यानी कि आपको टेबल में 5 से आगे बढ़ना ही नहीं है। क्लियर है? 4 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। पहला गुणज, दूसरा गुणज, ये पहला गुणज, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। यहां पर आपका क्वेश्चन पूरा हो गया। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको हमेशा बताया, आपसे हमेशा ये पूछा जाएगा कि आपको गुणज कितने लिखने हैं, 5 लिखने हैं, 6 लिखने हैं, 7 लिखने हैं, 8 लिखने हैं। क्योंकि अगर आपको बोलेंगे कि संख्या 4 के गुणज लिखिए, तो ये क्वेश्चन जो है वो सेंसलेस है, क्योंकि गुणज कभी समाप्त नहीं होते। तो बच्चों, हमने जो ये एक्सरसाइज की, इसके आधार पे आपको कुछ मोटी चीजें आपको पता चली होंगी कि गुणनखंड और गुणज में क्या फर्क होता है। ठीक है? तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूं तो ये तो गुणनखंड थे और इनका गुणज है ये क्या है? इनका गुणज। ठीक है? मतलब 20 है 4 और 5 का गुणज, और 4 और 5 हैं 20 के गुणनखंड। ठीक है? तो आप ये बहुत इजीली समझ गए होंगे कि गुणनखंड हमेशा परिमित होते हैं। गुणनखंड क्या होते हैं? हमेशा परिमित होते हैं। परिमित का मतलब होता है बच्चों फिक्स होते हैं। गुणनखंड कभी एक निश्चित सीमा से ज्यादा नहीं हो सकते। गुणनखंड क्या होते हैं? सदैव परिमित होते हैं। परिमित मतलब उनकी सीमा होती है, सदैव परिमित होते हैं। ठीक है? यानी कि वे 1 से प्रारंभ होते हैं, 1 से प्रारंभ होते हैं और स्वयं पर समाप्त होते हैं, और स्वयं पर और संख्या पर, है ना, उस संख्या पर समाप्त होते हैं, उस संख्या पर समाप्त होते हैं। ठीक है? और जो गुणनखंड होते हैं वो एक हमेशा गुणनखंड हर एक संख्या का होगा। आप कोई भी संख्या लेके चलिए, आप 12 लेके चलिए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है, एक जरूर होता है गुणनखंड। क्लियर है? और अगर इसकी मैं गुणज की बात करूं, 12 के ही गुणज, तो 12 का गुणज शुरू होगा 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60। ये 5 गुणज अगर 12 के हैं तो गुणज हमेशा शुरू होते हैं उस संख्या से। 12 जो संख्या है उसी से गुणज शुरू होंगे। ठीक है? और गुणज बढ़ते रहते हैं। इसके आगे मैं डॉट डॉट लगा लेती हूं। ये नहीं बढ़ेगा, अब ये समाप्त हो गया, लेकिन ये बढ़ता रहेगा, और ये शुरू होगा 1 से और ये शुरू होगा अपनी स्वयं की संख्या से। तो इस आधार पर हम गुणनखंड और गुणज दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि गुणनखंड क्या है और गुणज क्या है। ठीक है? तो आपके यहाँ बहुत सारी एक्सरसाइज दी है बुक्स में, तो आप ऐसा कीजिएगा, उन एक्सरसाइज को करने की कोशिश कीजिएगा। उसमें बहुत सारी संख्याएं हैं जिसके आपको गुणज भी निकालने हैं और जिनके आपको गुणनखंड भी निकालने हैं। ठीक है? तो जो आपकी एक्सरसाइज आपको बुक में दी है, उन एक्सरसाइज को आप करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है? जैसे इन्होंने पूछा है 27 के गुणनखंड, 36 के गुणनखंड, तो बहुत इजीली आप निकाल लोगे। क्लियर है? और अगर गुणज की बात करेंगे तो गुणज में फिर वो नंबर दे देंगे कि 4 गुणज निकालने हैं कि 5 गुणज निकालने हैं। ठीक है? तो बच्चों, ये जो हमारा आज का अध्याय हमने प्रारंभ किया था, अपनी संख्याओं के साथ खेलना, इसको मैं फिलहाल यहीं पर स्थगित कर रही हूं। हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, और मैं उम्मीद करती हूं कि जब भी आप यहां पर बैठते हैं टीवी के सामने, आप अपनी नोटबुक, अपनी बुक जरूर लेके बैठते होंगे, क्योंकि मैथ्स आपको केवल देखने से समझ में आने वाली नहीं है। एक विशेष अपील भी रहेगी मेरी उन बच्चों से जो कि किसी कारणवश हमारा जो टीवी पर आने वाला प्रोग्राम है वो नहीं देख पाते हैं, तो वो डीडी उत्तराखंड का जो यूट्यूब चैनल है उस पर जाएं और उस पर हमारा जो लिंक है उसको क्लिक करें, जिससे कि आपको ये सारे के सारे जो लेक्चर हैं 6, 7, 8, 9, 10 जो भी इनको चाहिए, ठीक है, तो वो सारे के सारे लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल हैं। आप वहाँ पर जाइए, वहाँ पर आप अपनी वीडियो देखिए, वहाँ पर उसको वीडियो देखते हुए अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।